नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा देवकी जिसकी माँ बीमार थी कि मरने पर उसके भाइयों ने कोई खबर नहीं दी। यहाँ तक कि बाबूजी ने भी उसे नहीं बताया कि आखिरी बार अपनी माँ के दर्शन कर ले, जिस कारण देवकी अपने परिवार वालों से नाराज़ हो जाती है और सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती है कि तभी उसे बाबूजी का ख्याल आता है। अब आगे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बाबूजी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा शायद फ़ोन दूर रखा होगा, इसलिए पता नहीं चला होगा, वह बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों बाद फ़ोन करने पर फिर उन्होंने नहीं उठाया। उसे उनकी कही बात ध्यान आई कि पहले भी कई बार उनको फ़ोन की घंटी धीमी होने के कारण सुनाई नहीं पड़ती थी। तब उसने ही चाचा के लड़के को फ़ोन किया था कि बाबूजी के मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था। उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ़ोन न उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि वह उनसे उसकी बात करवा दे, तो भाई ने कहा कि वह कहीं दूर किसी और गांव में आया हुआ है, घर पहुंचकर बात करवा देगा। फिर वह इंतज़ार करती रही, पर उसके भाई का फ़ोन नहीं आया। इसी प्रकार कभी वह खुद फ़ोन करने की कोशिश करती और कभी भाई से बात करवाने को कहती, और वह नए नए बहाने बनाकर टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया, पर देविका अपने बाबूजी से बात नहीं कर पाई। तब उसको बेचैनी होने लगी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इन लोगों ने तो माँ के देहांत की खबर भी नहीं दी थी, तो अब कहीं नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वह बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वह अपने मन को बहला लेती। उसने सोचा इस बार इतने दिनों से बात नहीं हुई, तो हो सकता है कि वह खुद फ़ोन कर ले। पहले भी एक बार कई दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। फिर जब भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि शायद उनके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है, वह बाज़ार नहीं जा सके, इसलिए रिचार्ज नहीं करवा पाए। अब तक तो देविका ने तुरंत ऑनलाइन उनका मोबाइल रिचार्ज करवा दिया था और उनको उन्हीं के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया कि अब उन्हें रिचार्ज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी बड़े खुश हुए थे। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, पर फिर भी बहुत समय हो गया। इसी उधेड़ बूंद में 2-4 दिन और निकल गए और अब देविका ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने ट्रेन के रिजर्वेशन कराने के लिए अपने पति से कहा कि जितनी जल्दी का टिकट मिल सके वो बुक करवा दें, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे कि देविका का मोबाइल बज उठा। उसे लगा बाबूजी का फ़ोन होगा। उसने तुरंत उठा लिया, पर अनजाना नंबर देखकर फ़ोन काटने ही जा रही थी कि शायद कोई काम का फ़ोन हो। यही सोचकर उसने फ़ोन उठाया और उसके हेलो बोलते ही दूसरी ओर से उसके चचेरे भाई की आवाज़ आई और उसने बताया कि बाबूजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वह निश्चेष्ट होकर बैठी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे या क्या कहें। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और अब बाबूजी भी उसे छोड़कर चले गए। पर कैसे? क्या वो बीमार थे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे? और किसी ने उसे खबर नहीं की, जैसे माँ के समय नहीं किया था। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी, जीभ मानो तालू से चिपक गई। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर होठ हिलकर शांत हो गए। दूसरी ओर से आवाज़ आ रही थी कि दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतज़ार करें। हाँ हाँ, बस इतना ही बोल सकी वह और फ़ोन बिना काटे रख दिया और उसी समय बस से ही गांव के लिए निकल पड़ी। रात भर का सफ़र उसे सदियों सा लग रहा था। बस अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देर से पहुंची। इस बीच उसके भाई और चचेरे भाई के कई बार फ़ोन आ चुके थे। अधिक देर होती देख भाई ने उसे बस स्टेशन से लाने के लिए मोटरसाइकिल से चचेरे भाई को भेज दिया ताकि जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतरकर वह दौड़ती भागती घर में घुसी। बाबूजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी। सबकी आंखें उसके इंतजार में मुख्य द्वार पर टिकी थी, पर उनमें न माँ की आंखें थी और न ही बाबूजी की। उस भीड़ में भी आज वह अकेली थी। बाबूजी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे अंतिम दर्शन करने के लिए कहा गया। मंजली भाभी ने कुछ पैसे लाकर उसके हाथ में दिए कि वह अर्थी पर चढ़ा दे। तभी उसकी बड़ी भाभी उसके गले लगकर रोने लगी और उधर सभी लोग बाबूजी की अर्थी उठाकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। वह तो बाबूजी को अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, उन्हें जी भर कर देखना चाहती थी। भाभी को कंधे से पकड़कर अपने आप से अलग किया और रोती हुई बाहर की ओर भागी। गांव व परिवार की अन्य महिलाएं भी थी जो अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। गांव के नुक्कड़ पर जाकर उसने उनके अंतिम दर्शन करके भाभी द्वारा दिए गए पैसे चढ़ाए और एक हारी हुई जुआरी की भांति अपना सब कुछ गंवाकर खाली दामन लिए बेबस अपने सिर से बाप का साया हटते देखती रही। थके हुए भारी कदमों से वह भी भाभियों, चाचियों और बुआ के साथ घर लौट आई। रोते हुए उसने अपनी चाची से कहा कि इन लोगों में से किसी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया, नहीं तो वह बाबूजी से उनके जीते जी मिल लेती। यह बताते हुए वह इस बात से अनजान थे कि उसकी बड़ी भाभी को उसका खुद से अलग करना बहुत बुरा लग गया था। वो सभी को बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने 22 दिनों तक अस्पताल में बाबूजी की सेवा की और उनके पति ने कितना खर्च किया। देविका का मन कर रहा था कि वह अभी यहाँ से वापस चली जाए। अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। वही घर था, वही बरामदा, वही आंगन और घर में रिश्तेदारों की भीड़, पर देविका बेहद अकेली थी। उसके लिए यह घर तो अब उस मंदिर के समान था जिसमें उसके भगवान की मूर्तियां ही नहीं हो। इस खाली चारदीवारी में सिवाय घुटन के कुछ भी नहीं था। उसकी भाभियों को उससे बोलने की पता नहीं फुर्सत नहीं थी या बड़ी भाभी को खुश करने का प्रयास था। बुआ और मौसी ही थी जो उसके पास बैठती, उससे बातें करती। अब तो गांव की औरतें भी उसकी ओर देखती तो उनकी नज़रों में उसके लिए सहानुभूति होती, जैसे कह रही हों बेचारी का मायका ख़त्म हो गया,
उसके लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। बड़ी भाभी और भाई उससे दूर दूर ही रहते, ना जाने क्यों। 13वीं संपन्न होते ही दूसरे ही दिन वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रुकने के लिए चाची, बुआ, मौसी और मौसी की बहू ने कहा, पर जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें शायद डर था कि उनके कह देने से हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाए, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। वह एक बार फिर वहीं बरामदे में बिछे उसी तख्त पर बैठी थी। बुआ, मौसी की बहू और छोटी मौसी उसके पास ही बैठी थी। बुआ पूछ रही थी, तैयारी कर ली? हाँ, उसने कहा। खाना खाया? उन्होंने पूछा। हाँ, सुबह खाया था, उसने कहा। सुबह नहीं, हम दोपहर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा, जबकि सच यह था कि उसे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए किसी पूछा नहीं था और वह खुद खाना लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं, शाम हो रही है, मैं लाती हूँ खाना, कहते हुए मौसी की बहू उठकर उस कमरे में गई जहाँ खाना व मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई दिया तुम्हें खाने को और ले जाने के लिए रखा? बुआ ने फिर पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक बाल्टी भर भर के मिठाइयाँ थी। बड़ी वाली के मायके वाले गए तो पता नहीं कि उसने सारी वहाँ भेज दी या फिर कहीं छिपा दिया, पर कमरे में अब कोई मिठाई नहीं है, मौसी की बहू ने बाहर आते हुए कहा। भाई बड़ी चालाक है ये बहुएं, कोई खा न ले इसलिए छिपा दिया और अपने मायके वालों को ही देंगी। इकलौती ननद के लिए भी अब कुछ नहीं है इनके पास। बुआ गुस्से को भीतर ही भीतर पीती हुई बोली। आप नाहक परेशान हो रही हो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ। कहते हुए उसे माँ की याद आ गई कि कैसे माँ उसके लिए न जाने क्या क्या बांधने को तैयार रहती थी। जब जब वह ससुराल जाती थी तभी उसकी मंजली भाभी आई और उससे पूछा, दीदी मुरमुरे और गुड़ रख दे, ले जाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, उसने कहा। गुड़ क्यों, मिठाई नहीं बची है क्या? बुआ बोली। हाँ थोड़ी है, आप कहो तो रख दूं दीदी? भाभी उसकी ओर देखते हुए बोली। नहीं, मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसने कठोरता से इतनी तेज आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज बरामदे के दूसरे छोर पर बैठे उसके बड़े भाई भाभी को सुनाई पड़ सके। उसने अपनी बेटी से पर्स मंगवाया और उसमें से पैसे निकालकर अपनी भाभी को दिया, यह कहते हुए कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में मेरे द्वारा जो पैसे चढ़ाए गए वो मेरे ही होने चाहिए, इसलिए ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार उसने यह जता दिया कि अब वे लोग उसे बोझ ना समझे, वह उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को वह जाने लगी तो मंजली भाभी ने सभी के समक्ष औपचारिकता पूरी करते हुए कहा कि आती रहना दीदी, माँ बाबूजी नहीं है तो क्या, हम तो हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल से जरूर आवाज़ आई कि तुम एक बार फ़ोन करोगी तो मैं भागी चली आऊँगी। उसे पता था कि अब कोई उसे फ़ोन नहीं करेगा। उसके पास फ़ोन आने तो तभी बंद हो गए थे जब माँ बीमार पड़ी। आज उसकी आंखें फिर भर आई, चाह कर भी वो अपने आंसू रोक न सकी, पर वहाँ कोई न था जिसके कंधे पर वह सिर रखकर रो पाती।
उसने तुरंत हाथ में पकड़े रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका खत्म हो गया। उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चार दीवारी में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया है तो वो है यादें। अंतिम बार वह जी भर कर अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। देविका भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वह तब तक अपने उस घर को अपनी आंखों से दूर होते हुए देखती रही जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंचकर मुड़ नहीं गई। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर भागकर वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी है, पर यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे बस स्टेशन पर छोड़कर वापस जाने लगा। तभी हर बार की भांति इस बार भी वह बोलने वाली थी कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना, पर मुंह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फिक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और ना ही बाबूजी। याद आते ही वह चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। देविका बस से वापस अपनी ससुराल आ गई और दूसरे ही दिन वह एक फाइल लेकर अपनी वकील से मिलने पहुंच गई। काफ़ी देर तक उससे बात करने के उपरांत घर वापस आ गई। लगभग एक हफ्ते के बाद फ़ोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देखकर राकेश को आश्चर्य हुआ। वह पूछ बैठा, देविका, वकील को क्यों बुलाया है? राकेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। वह बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा? राकेश बोला, राकेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया है। दोनों हमारे लिए बराबर है ना? वह बोली, हाँ, पर मैं समझा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा ही। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही, पर रिश्ते और दोनों जीवित रहेंगे। राकेश निःशब्द हो देविका का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह भाव शून्य सी फाइल के पन्ने पलट पलट कर देखी जा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।